स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अग्निवीरों के लिए नायब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 10% मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों को बिना ब्याज के मिलेगा 5 लाख तक का लोन। अग्निवीर योजना को लेकर अजय चौटाला ने सैनी सरकार को घेरा, कहा योजना लागू करने के समय ही होनी चाहिए थी घोषणा। अग्निवीर योजना को सरकार ने थोपने का काम किया है। जजपा नेता रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में 3 आरोपियों के पैर में लगी गोलियां। मुठभेड़ में दोनों ओर से हुए करीब 10 से 12 राउंड फायर। हरियाणा में बच चुका है विधानसभा चुनावों का बिगुल। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। गांव धारसूर कला पहुंची पीटीसी न्यूज की टीम। नारनौल में पानी में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। पार्क में भरे बारिश के पानी में डूबने से हुआ हादसा। पार्कों में जमा पानी होने के चलते लोगों में भी भारी रोष। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर योजना में भर्ती हुए युवाओं को पुलिस और फॉरेस्ट आदि की भर्ती में सीधी भर्ती करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इन युवाओं को ग्रुप बी और सी में अधिकतम आयु में 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रुप बी में 1% और ग्रुप सी में 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। अगर अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं तो 5 लाख तक का लोन भी बिना ब्याज के दिया जाएगा। हमने इस स्कीम को लागू किया। तीसरा, एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चालान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चालान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से वो समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी, गांव में रेड़ा बुग्गी वाले किसान को भी राहत मिलेगी तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है। क्योंकि कई बार इस प्रकार की भी दिक्कतें थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मैंने यूज चाहिए था, चालान भी कर दिया। वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो कर सकेगा, अपना लेवलिंग भी कर सकेगा। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा निवास में पशुपालन और डेयरी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रदेश में गायों की नस्ल में सुधार के निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें, बछड़ों की बजाय बछड़ियों की जन्म दर बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि वर्तमान मशीनी युग में कृषि आदि के कार्यों में बछड़ों का प्रयोग न के बराबर हो गया है। और ये भी कहा कि प्रत्येक जिला में गौशाला को नस्ल सुधार के लिए गोद लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा पर जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस समय अग्निवीर योजना लागू की गई थी, घोषणा भी उसी समय होनी चाहिए थी। उस समय भाजपा का हाथ और कलम किसी ने भी नहीं पकड़ा था। आगे कहा कि अग्निवीर योजना का विरोध जजपा भी करती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे थोपने का काम किया है। 20वां जिला आज हमारा था, 2 जिले बाकी बचे हुए हैं। निरंतर हम अपनी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सरकार की बेकायदगियों को लोगों को बता रहे हैं। हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा किए गए दुष्प्रचार से उन्हें आगाह कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नया संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं की कमी लगातार नजर आ रही है, कैसे निपटेंगे इससे, आप कैसे लगता है? मैंने सारी परिस्थितियों से आपको अवगत कराया, कोई बात छुपाई नहीं, कुरड़ी में गुड़ नहीं फोड़ा है। चुनाव अकेले लड़ेंगे या गठबंधन करेंगे? आरक्षण दिया गया है जी अग्निवीरों को, ये घोषणा की गई है, कैसे देखते हैं इसे आप? नौकरियों में अग्निवीर बनाई थी तभी घोषणा कर देते, कौन रोकने वाला था इनको? किसी ने कलम थोड़ी पकड़ी थी या किसी ने हाथ पकड़ा था इनका। आज जो घोषणाएं कर रहे हैं, कल अमित शाह जी ने की, वो घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, उसका आप रिपीट करके क्या नई चीज़ बता दी? अगर आप सत्ता में आते तो अग्निवीर को खत्म किया जाएगा, इस योजना को बिल्कुल किया जाएगा जी। हम तो पहले दिन से इसके पक्षधर नहीं थे, तो केंद्र की सरकार ने अपने लेवल पे लागू कर दिया। जजपा नेता रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया है। तीनों आरोपियों के पैर में गोलियां लगी हैं। आरोपियों के द्वारा पुलिस पर भी फायरिंग की गई थी, जिसमें एक गोली एसटीएफ इंचार्ज पर पहने गए बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 10 से 12 राउंड फायर हुए। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हिसार रेफर कर दिया गया। कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे हमको ये सूचना मिली थी कि जो शूटर्स हैं उनमें से कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो हैं वो उमरा गांव के पास में देखे गए हैं। तो इसमें हमने टीम बनाई, जो कि एसटीएफ की टीम भी थी और हमारी हांसी पुलिस की टीम भी थी, और वो टीमें दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गश्त करनी शुरू करी एरिया की और उसमें ढूंढना शुरू किया। उनकी 11 बजे के आसपास उनको कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो है उमरा ड्रेन के पास में दिखे, और जैसे ही वो लड़के दिखे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो उस पर उन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो इन्होंने, हमारी टीम ने अपना बचाव करते हुए उनको चेतावनी भी दी, हवाई फायर भी किया और कहा कि आप सरेंडर कर दें, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फायरिंग की हमारी टीम पर, जिसमें कि एक गोली हमारे एसटीएफ इंचार्ज के को भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, इससे उनका बचाव हो गया। और जवाबी फायर में हमारी जो टीम है उन्होंने भी फायरिंग करी और उसमें उन तीनों को फायरिंग करके काबू किया गया। तीनों आरोपी जो थे उनके पैरों में गोली लगी। तीनों को मुठभेड़ के बाद में काबू कर लिया गया है। तीनों को अस्पताल में भेज दिया गया उनका इलाज करवाने के लिए। साथ ही जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 61 जिंदा राउंड बरामद हुए। जो ये फायरिंग हुई थी इसमें दोनों साइड से गोलियां चली थी और उसमें तीनों आरोपी जो हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। उनको उसमें बाद में जैसे भी उपचार होने के बाद में इसमें हिरासत में इसमें केस में लिया जाएगा। साथ ही अभी तक इसमें जो 3 आरोपी गिरफ्तार कल मुठभेड़ में पकड़े गए, वो एक योगेश उर्फ सुक्खा है, खरक जाटान रोहतक का रहने वाला, एक सचिन उर्फ मंगतू है जो कि दौरड़ जिला जींद का रहने वाला है, और एक विकास उर्फ काशी है जो पिंजोखरा तोशाम से है। इसमें विकास उर्फ काशी जो है वो इनका साजिशकर्ता भी था और सहयोगी भी था। इनको हथियार प्रदान करने में भी उसने सहयोग किया और बाद में इनको, जब ये फ़रार चल रहे थे तो उनको शरण दे करके उनको बचाने में भी इनकी मदद की। और योगेश उर्फ सुक्खा और सचिन उर्फ मंगतू जो हैं वो दोनों हमारे जो 4 शूटर्स थे उनमें से हैं, और अभी इस मामले में 2 शूटर्स अभी और बाकी हैं जिनके कि हम पूरी तरह से उन पर काम कर रहे हैं। उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। एक और जहां दीपेंद्र हुड्डा द्वारा यात्रा निकालकर पिछले 10 वर्षों का सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महेंद्रगढ़ में हुई रैली में अमित शाह द्वारा भी कांग्रेस से अपने 10 साल के कार्य का हिसाब मांगा गया था। तो पीटीसी न्यूज की टीम टोहाना विधानसभा के गांव धारसूल कला में पहुंची, जहां लोगों से बातचीत की कि अब की बार किसकी सरकार। जरा देखिए ये रिपोर्ट। सरकार का तो ये जी, पहले तो कैंडिडेट का पता लगे कौन आएगा टोहाना में, उसके बाद रही बात ही वे खट्टर के बाद सैनी साहब आए हैं, ये काम ठीक कर रहे हैं। पहले तो ज्यादा इधर कसाई थी, बाकी कैंडिडेट पे पता लगेगा भाई कौन कैंडिडेट आवे टोहाना से। कैंडिडेट बढ़िया आया तो वही कैंडिडेट जीतेगा, जो बढ़िया कैंडिडेट आएगा। तो ये बताएं कि मारामारी तो बची हुई है, हाँ। क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कई प्रत्याशी दौड़ में हैं। पूर्व मंत्री जो पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली वो कहते हैं कि मैं टिकट लेके आऊंगा। परमवीर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं टिकट लेके आऊंगा। वहीं निशान सिंह जो जजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने पलटी मार के इसमें कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं टिकट लेके आऊंगा। तो क्या लगता है आपको कौन सा प्रत्याशी है? प्रत्याशी तो इसमें बबली ही रहेगा, क्योंकि ये देखो एक बुजुर्गों की भी यात्रा अमृतसर की है, हरिद्वार की है, खाटू श्याम की है, सालासर की है, ये यात्रा चला रखी है, आंखों का ऑपरेशन चला रखा है। अजय जी इसने बहुत सी एक विश्वास, एक
पेड विश्वास का योजना चला रखी है। इतनी बहुत ज्यादा योजना ये देवेंद्र बबली ने चला रखी है। इतनी कोई अलग और तो कोई चला नहीं रहा है, एक वो समाज सेवा कर रहा है। तो नारनौल में पानी में डूबने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जी हाँ, यह हादसा पार्क में भरी बारिश के पानी में डूबने से हुआ। मृतक निजी स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ता था। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। तो मृतक बच्चे की पहचान नारनौल में हुड्डा सेक्टर 1 के मोहल्ला मोतीनगर निवासी धर्मेंद्र कुमार का 9 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि नारनौल शहर के सेक्टर 1 में बने हुए सभी पार्क बारिश के बाद पानी से लबालब भरे हुए हैं। तो कई पार्कों में तो 3 फुट तक पानी खड़ा है। यहाँ पर कई बच्चे नहाते भी रहते हैं। तो वहीं पार्कों में पानी जमा होने के चलते लोगों में काफी रोष है। और मेरा मकान ये इस पार्क के सामने ही है जी। ये पार्क कम से कम भी सड़क से 8-9 फुट गहरा है जी। और मोतीनगर साइड से जो बारिश होती है तो उसका ढाल इधर है और सारा पानी यहाँ के इकट्ठा होता है। और पिछले कई वर्षों से प्रशासन को हम कई बार कह चुके हैं कि इस पार्क की सुध लीजिए, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। और कल ये बहुत ही दुर्घटना हुई है, ये बड़ा हमें अफसोस है। और प्रशासन अपनी लापरवाही। कितने एक साल का बच्चा था वैसे वो लगभग हमारी जानकारी के अनुसार 9 साल का बच्चा था। छोटे बच्चे आगे उत्सुकता हो तो इसमें पता नहीं कैसे क्या वो हादसा हुआ। हमें बड़ा दुख है इस बात का और प्रशासन इस बात की सुध ले। तो हरियाणा प्रदेश के जल संकट को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अधिवक्ता जितेंद्र नाथ ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। इस याचिका में हरियाणा के किसानों और निवासियों के लिए हिमाचल प्रदेश के रास्ते पानी लाने की योजना को न्यायिक समर्थन दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जानकारी एसवाइएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने भिवानी के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान की दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहा है। प्रदेश में किसानों को 48 वर्षों से रावी और व्यास नदियों के पानी का इंतजार है, लेकिन पंजाब के रास्ते से इस लाने का प्रयास जो है वो असफल है। मिस्टर उपल उन्होंने रिपोर्ट दी थी। पंजाब के जो ऊपर का बैरन इलाका है, रोपड़ वगैरह ये सारा, तो इस प्रोजेक्ट से ये फ़ायदा होगा उसको। 1000 मेगावाट बिजली पैदा होने जा रही है और ये सारी चीज़ें होंगी। ये है हमारी समीक्षा। कई साल से मांग उठा रहे हैं, तो इसको लेकर आपने हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से या संबंधित डिपार्टमेंट से बात की हो? क्या आश्वासन कुछ मिला है? जी, हमें 2019 में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनके उसमें प्रेजेंटेशन दिया था हमने सारा। तो भारत सरकार के वेब कॉस्ट के थे, मिस्टर एमडी थे वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और क्या नाम है, हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे चीफ इंजीनियर्स, मिस्टर रस्तोगी ACS और सभी लोग थे। तो सभी के उपस्थिति में ये प्रेजेंटेशन दी थी और सबने सहमति जताई थी कि यह प्रोजेक्ट ठीक है। गुरुग्राम में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के 15 मामले जो है वो सामने आए हैं और इस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर कस ली है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बरसात के बाद अब डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं और डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल जो है वो खोल के रख दी है। गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू के मामलों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन भी कर दिया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस साल की अगर मैं अभी तक बात करूं तो टोटल 15 केस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और अगर पिछले 2 सालों के मुकाबले बात करें तो संभवतः केसेस में कमी है। लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर बात करें, 22 की बात करें, तो हम तकरीबन, आपको मालूम है, 400 से ज़्यादा केस थे, ऑलमोस्ट 500 को टच किए थे। पिछले साल जो है वो 200 के करीब के 200 से ज़्यादा केस थे। इस साल अभी तक सिर्फ 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 केस इस सप्ताह में रिपोर्ट हुए हैं। तो टोटल अभी सिर्फ 15 केस आए हैं। तकरीबन 1700 हम जो हैं वो संभावित केसेस के हम टेस्ट कर चुके हैं, उसमें से सिर्फ 15 ही केस पॉजिटिव आए हैं। और जहां तक अगर मैं बात करूं, इन 15 केसेस में से 9 केस तो OPD के दौरान ही नोटिस में आए। 6 ऐसे केस थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत थी, वो भी नॉर्मल रहे और डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिला के अभी तक अगर हम बात करें तो हमारी टीमें जो हैं सभी, ना केवल हमारे 30 के 30 इंस्टीट्यूट पे कहूँ, बल्कि हमारे 81 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स भी बने हुए हैं उन पे भी
सभी जगह हमारी रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो काम करती है और रैपिड रिस्पांस टीम प्रतिदिन 10,000 के करीब घरों का सर्वे करती है। ब्लड स्लाइड्स भी कलेक्ट करती हैं। 10,000 घरों का सर्वे करते हुए अगर देखा जाए तो पिछले फरवरी से एक सीजन हम मान के चलते हैं, लेकिन हम अगर पिछले 4 ही महीनों की अगर हम बात करें तो कुल मिला के हम तकरीबन 11 लाख घरों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें हमने 50,000 से ज्यादा कंटेनर जो हैं वो चेक किए हैं। कई राज्यों में लगातार हो रही बरसात के चलते जमा हुए रास्ते और रास्तों में फंसे ट्रैफिक ने सब्जियों के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इस समय आम लोगों के लिए रसोई चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते सब्जी मंडियां जो है वो सुनसान दिखाई दे रही हैं। लोग मजबूरी में सब्जी खरीदने तो आते हैं, लेकिन सब्जी के बड़े दामों को देखते हुए कौन सी सब्जी लें या कौन सी ना लें, इस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नारनौल में इस समय सब्जी के दामों की बात की जाए तो टमाटर 200 से 250 रुपए प्रति किलो, अदरक 400 रुपए प्रति किलो और हरा धनिया जो है वो 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मैं सब्जी लेने आई थी सब्जी मंडी में, लेकिन सब्जी का रेट सुनने के बाद ही एहसास हुआ लूं या ना लूं। टमाटर 250 रुपए किलो है, धनिया 100 रुपए किलो है और 400 रुपए किलो है। भिंडी 60 रुपए किलो है, अरवी 80 रुपए किलो है, अदरक भी 400 रुपए किलो है। बताओ अब क्या करें, गरीब आदमी इतनी महंगी सब्जी खा भी नहीं सकता। भाई सब्जी बहुत महंगी है, क्या करा, सब्जी लेना पर लेवा के इतनी महंगी सब्जी आसमान छू रही है। गरीब आदमी बीच को के तो सब्जी खावे बेचारों के ना खावे, नमक मिर्ची चटनी वाटर खाओ। तो ये थे अब तक की खास खबरों के साथ अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।